जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सादिक और मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक नया ऑनलाइन शो जिसका नाम है आईडी स्टोरी। आईडी स्टोरी कहानी पहचान की, कहानी आपके संघर्ष की, जिसके हर एपिसोड में मैं आपको मिलवाता हूं एक नए डांसर से, नए कोरियोग्राफर से, नए लेजेंड से, इन्फ्लुएंसर से। तो आज जिनसे मैं आपको मिलवाने वाला हूं उनका नाम है सर। आप कैसे सर? हाँ, क्या हो रहा है यहाँ? सर यहाँ हम लोग इंटरव्यू लेते हैं आर्टिस्ट का। कैसा इंटरव्यू? इंटरव्यू मतलब सर जो आर्टिस्ट होते हैं उनकी जर्नी के बारे में। अच्छा, तो मतलब वही सर, वही शूट चल रहा है हम लोगों का। आप बताइए सर, से वो बताइए। तो इंटरव्यू हमारा नहीं लोगे? सर हम लोग यहाँ पे ना इंटरव्यू जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ना उन लोग का लेते हैं, मतलब जो स्ट्रगल करते हैं सर। हम शूट सुनो पहले जी। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, हर आदमी के अंदर, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई आर्टिस्ट, कोई ना कोई कलाकार होता है। जी जी। तो आज इंटरव्यू आप हमारा लेंगे। नहीं सर, यहाँ पे मतलब आर्टिस्ट जो होते हैं, एक्टर होते हैं, डांसर या सिंगर, मतलब उन लोगों का। हाँ हाँ, तो हम भी तो एक्टर हैं। आज आप हमारा इंटरव्यू लेंगे बस, तो समझे? ठीक है सर, आज हम सर का इंटरव्यू लेते हैं। सर ठीक है, हम इंटरव्यू लेते हैं। सर प्लीज़ प्लीज़ बैठिए सर। परवीन सर, कुछ बताइए अपने बारे में। अभी तो हमें आपने डरा दिया पुलिस की ड्रेस में आके, और अभी आपने बताया जैसे कि आप एक्टिंग करते हैं, आर्टिस्ट हैं, तो अपने बारे में बताइए कुछ जर्नी की। जी, मैं आपको बताऊं कि पहली तो बात, पुलिस से कोई डरने वाली बात नहीं होती है। पुलिस सबकी मित्र होती है और कोई ऐसा नहीं है। ये पुलिस को सिर्फ एक आम आदमी ने या कुछ जो है, पुलिस से उनको डरना चाहिए जो गलत होते हैं। जो सही होते हैं तो उनको डरने की कोई ज़रूरत भी नहीं होती है। दूसरा, मैं अपने लाइफ के बारे में बताना चाहूँगा आपसे इस आईडी स्टोरी के माध्यम से। शुरुआती दौर मेरा काफ़ी स्ट्रगल में गुजरा। पढ़ाई लिखाई का मैं कुछ इतना खास नहीं था पढ़ाई में। तो फैमिली में सभी थे, मेरे से 3 एल्डर ब्रदर हैं, पापा हैं, मम्मी हैं। तो पढ़ाई में जब ज़्यादा ठीक नहीं था तो पापा ने मुझे एक बार समझाया बैठा के कि भाई, जब पढ़ाई में नहीं है, आपका लगता है कि इस दिशा में, इस लाइन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप अपना आगे फोकस करो कि क्या करना है जी। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि जिम ज्वाइन किया। तो जिम ज्वाइन करने के बाद में। अच्छा, जिम भी किया है आपने? हाँ सर, मैंने 96 में जिम किया था। तो जिम करने के बाद 96 में, एक मिनट मैं आपको 96 में आपने जिम किया था। आपकी एज कितनी है? मेरी सर 47 मेरी एज। 47? जी, मैं 47 ईयर्स ओल्ड हूँ। वेरी गुड। तो जिम करने के बाद में क्या हुआ कि एक भर्ती निकली थी, वैकेंसी पुलिस की भर्ती निकली। तो मुझे कोई इतना आइडिया भी नहीं था कि पुलिस की भर्ती के लिए क्या होता है। मेरे बड़े भाई हैं, वो भी पुलिस में ही है। तो उन्होंने मुझे फॉर्म भरवा दिया कि भाई आप ऐसा करो, फॉर्म भरो और देखते हैं अगर कुछ कमी होती है या कुछ भी होता है, पहले आप अपना मतलब बेस्ट दीजिएगा। तो अब पर्सनैलिटी अच्छी लगती थी मुझे, क्योंकि अपने आप में अच्छी है। हाँ, तो मुझे मिरर में देख के मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं बहुत अच्छा हूँ पर्सनैलिटी। लेकिन जब मैं ग्राउंड में गया, वहाँ पे 40-50 हज़ार जो कैडेट्स आए हुए थे, उनकी भीड़ देखी तो ये माने कि मैं हो गया, क्योंकि मुझसे हाइट, पर्सनैलिटी और एजुकेटेड सब थे वहाँ पे। तो उस टाइम मेरे पापा ने मुझे आके समझाया कि बेटे, आप सबसे अच्छे हो, आपको ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ एक सीट लेनी है। अगर आप इनको सबसे अच्छा मानोगे तो आप नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। आप ये सोचो कि आप इनमें सबसे अच्छा हो, बस अपना बेस्ट दो। और ये मानिए कि मैं फिजिकल बेस पे ही उन 40-50 हज़ार जो लड़के थे उनमें मेरा 3rd नंबर था। वाओ, वेरी गुड। और क्लैपिंग। मैं ओनली फिजिकल बेस और अपनी मेहनत से ही और पापा के आशीर्वाद से, जो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, आज मैं उन्हीं की वजह से आज मैं इस विभाग में हूँ। वेरी गुड। तो मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ी उसके लिए? मेहनत बहुत, हर काम के लिए मेहनत जरूरी होती है। चाहे आप कुछ भी काम करें, उसके लिए मेहनत जरूरी होती है। और अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं ये चाहूँगा कि सभी से कहना चाहूँगा कि मेहनत जरूरी है, बहुत ज़्यादा। चलिए, लेकिन अच्छा लगा आपको देख के पुलिस की ड्रेस में, और जैसे आपने बताया कि कभी सोचा भी नहीं था और आज इस मकाम पर हैं। तो सर, आप पुलिस में हैं, आप करते क्या हैं? मतलब कौन सी पोस्ट पे हैं, आपका वर्क क्या है?
मैं सर पुलिस फायर सर्विस है, फायर तो सर्विस। हाँ अग्निशमन विभाग है ये। तो मेरे जो बड़े भाई हैं अनिल कुमार, वो भी इसी विभाग में हैं, और मैं उनको देख के ही मतलब इस विभाग में मुझे जाने की इच्छा हुई, क्योंकि ये जो पुलिस विभाग है फायर सर्विस, ये हमेशा लोगों को सेफ और हेल्पफुल में आता है। नहीं सच में ये तो मतलब बहुत ज़्यादा, मैंने कभी कभी मैं न्यूज़ में देख लेता हूँ, मैं डर जाता हूँ। कहीं कहीं इतनी तगड़ी आग होती है और आपके जैसे लोग मतलब इतना मतलब अपनी जान पे खेल के आग को बुझाते हैं, लोगों को बचाते हैं। तो आपका कोई एक्सपीरियंस शेयर कीजिए आप। हाँ सर, एक्सपीरियंस तो बहुत है, क्योंकि मैं अब तक अपनी सर्विस काल में कम से कम 400 साढ़े 400 लोगों की जान बचा चुका हूँ। वाह, वेरी गुड। और 500-600 सिलेंडर्स जो एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं उनकी आग कंट्रोल कर चुके हैं। मैं एक एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा कि जब कभी हम आग पे जाते हैं तो हमें कॉल्स आती है कि यहाँ फला बिल्डिंग में आग लगी है, आप आइए। और हमारी फायर सर्विस का जो मूवमेंट होता है गाड़ी का, वो 1 मिनट के अंदर होता है। ओके। उस 1 मिनट के अंदर सायरन बजने के बाद हम उस गाड़ी में यूनिफॉर्म भी हम गाड़ी में ही पहनते हैं। हम किसी भी कंडीशंस में गाड़ी जो है 1 मिनट के अंदर बाहर मूवमेंट करती है। तो जब हम घटनास्थल पर जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि एलपीजी सिलेंडर की आग है, तो भीड़ बहुत अलग होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे हम जाते हैं तो वहाँ पे लोग कहते हैं कि सर कंट्रोल कीजिए। अब ये मानिए कि हम उस टाइम बिल्कुल ब्लाइंड होते हैं कि हमें नहीं पता होता, और वो लोग कहते हैं कि सर आपने तो ट्रेनिंग की हुई है तो आप कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता होता कि ट्रेनिंग में और ये जो है प्रेजेंट, इसमें कितना अंतर होता है। ट्रेनिंग में क्या होता है कि हम खुद ही सिलेंडर्स में आग लगाते हैं और कंट्रोल करके उसकी हम ट्रेनिंग लेते हैं। लेकिन हमें बिल्डिंग में ये नहीं पता होता कि एग्जिट किधर से है और एग्जिट किधर से है, तो ये नहीं पता, और सिलेंडर की कंडीशंस क्या है वो भी नहीं पता होती। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि जो सिलेंडर हैं एलपीजी, वो कवर्ड करके रखते हैं किचन में। मॉड्यूलर किचन हो गए हैं तो सभी महिलाएं उसमें रखती हैं, तो रेगुलेटर नीचे से रहता है। तो अब हमें नहीं पता होता कि सिलेंडर क्या है, तो लेकिन फिर भी हम कंट्रोल करते हैं। तो उसके लिए मैं जो हम बड़ों का आशीर्वाद या ऊपर वाले की कृपा मानिए कि उसी वजह से हम इस चीज़ को बहुत रिस्क होता है। कहीं इतनी तगड़ी आग लगी हुई है और आपको वहाँ जाना है, बुझाना है या लोगों को भी बचाना होता है, और आपको ये पता ही नहीं कि जाना कहाँ से है और आना कहाँ से है जी। और फायर अगर आग लगी हुई है किस चीज़ में लग रही है, उसको कंट्रोल कैसे करना, वो मतलब एट ए टाइम सब देखना होता होगा आपको। हाँ, वैसे हमें ट्रेनिंग में बताया जाता है कि रैकी करिए, लेकिन जब हम घटनास्थल पर जाते हैं हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है। बिल्कुल। हम लोगों को सिर्फ ये होता है कि हमें कैसे सेव करना है, कि अंदर कोई आदमी तो नहीं फंसा हुआ है या कोई अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से ज़्यादा वो हो जाए। कभी कभी क्या होता है कि जैसे किसी फैक्ट्रीज में आग लगती हैं, तो रात में आग लगती है तो हम फैक्ट्री मालिक को क्या करते हैं, कॉल करके कहते हैं भाई आपकी फैक्ट्री में आग लगी हुई है और कुछ हम अंदर एंटर कर रहे हैं आपके आने से पहले, तो अंदर कोई ऐसा सामान या कोई ऐसी सामग्री तो नहीं है कि जिसकी वजह से नुकसान हो, कुछ ऐसा हो। तो उसको रहता है कि कॉल पे कहीं मेरी रिकॉर्डिंग ना हो जाए, तो वो हमें मिसगाइड करता है, वो नहीं बता पाता कि अंदर क्या है। हम लोग एंटर करते हैं, कई बार ऐसी घटना हुई है कि हम एंटर किए और अंदर थिनर का ड्रम, तारकोल का ड्रम या पेट्रोल डीजल, तो वो ब्लास्ट हो जाते हैं। तो नहीं, ये सब लोग थोड़ा ध्यान रखिए। हमारे बड़े भाई जो बता रहे हैं ये इतना रिस्की काम है, अगर कहीं पे आग लग जाती है तो उनको सही बात बताएं, गाइड करें, ताकि किसी की जान का माल का कोई नुकसान ना हो। भाई वर्दी में है या कैसे भी वो कर रहे हैं उनका काम है, लेकिन जान सबकी है, इंसान सब है। सो ये मैसेज है आप सभी के लिए, थोड़ा ध्यान रखें। सर एक चीज़ और बताइए कि अगर कहीं पे आग लग जाए घर में, सिलेंडर में या कैसी भी, तो जो घर के लोग हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए? अगर हमें पता चलता है कि भाई सिलेंडर में आग है, तो गैस की जो है वो स्मेल आई जाती है, बिल्कुल दुर्गंध, तो सबसे पहले तो हमें करना चाहिए कि जो हमारे विंडोज़ वगैरह हैं या गेट दरवाजे वगैरह हैं वो ओपन कर देना चाहिए। और सबसे बड़ी सावधानी की बात यह है कि कोई भी जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है उसका ना तो स्विच ऑन करना चाहिए ना ऑफ करना चाहिए, किसी भी तरह का कुछ नहीं करना चाहिए। और अगर एग्जॉस्ट है तो वो फैन चला देना चाहिए, जिससे कि वो हवा या जो गैस है वो बाहर चली जाए। और सबसे पहले मेनली तो यही है, इन सबसे पहले रेगुलेटर को ऑफ कर देना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा रहता है कि अगर सिलेंडर में आग लग गई है तो आम पब्लिक होते हैं, मान लीजिए मैं ही हूँ,
या हमारे जैसे, तो उन लोगों को ना डर लग जाता है कि सिलेंडर फटने वाला है, तो उसमें इतना मतलब पता नहीं रहता कि हमें इसे ऑफ करना है या नहीं करना है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। सिलेंडर कभी भी नहीं फटता है, एकदम नहीं फटता है। उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। अभी जैसे आपने कभी स्ट्रीट लैंप देखा होगा, उसके एक बीच में एक गैप होता है। जी जी जी। अगर फ्लेम ऊपर होती है, बीच में गैप होता है। जी। कभी अगर वो गैप बंद हो जाता, मतलब रिटर्न आ जाता है, तो ब्लास्ट हो जाता है। और अगर आप सिलेंडर में आग लगी हुई है और वो जल रहा है, खड़ा है, स्ट्रेट है, तो कभी नहीं फटेगा वो सिलेंडर। ओके जी। चलिए, ये जानकारी बहुत ज़रूरी थी हमारे लिए, सभी के लिए। और एक चीज़ और सर, जैसे अभी तो ये हुई आपकी फायरमैन की सारी कहानी, और थोड़ा और इसके बारे में हम जानेंगे। ये जो आप बता रहे थे कि आप अंदर से आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, तो उसकी कुछ बताइए। आप पहले से एक्टर थे या पहले से पुलिस थे? नहीं नहीं, मैं एक्टर पहले से नहीं था। ऐसा था, एक मेरा जब पहला पोस्टिंग हरिद्वार में था, तो वहाँ पे फिल्म अर्जुन पंडित मूवी की शूट चल रहा था। तो हमारी जो यूनिट थी सनी देओल के शूट पे ही थी, तो मेरी ड्यूटी सनी देओल जी के साथ में लगा दी गई थी। तो 5-7 दिन 10-15 दिन के साथ में रहना हुआ। तो एक शॉट था पुलिस वाला, तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप शूट में काम करोगे? मैंने कहा जी ठीक है सर, कर लेंगे, नॉर्मल है। तो पहली मेरी स्टार्टिंग वहीं से हुई, सनी देओल से, अर्जुन पंडित से। तो आपको किसने बोला था एक्टिंग करने के लिए? वो सनी देओल जी के साथ में ड्यूटी थी। तो एक शॉट था, उन्होंने मुझे बोला कि आपको मुझे अरेस्ट करके ले जाना ऐसे, और आप कर लोगे, नॉर्मल है पुलिस। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो उसके बाद में मैं उनके साथ से जुड़ा। उसके बाद में फिर बंटी और बबली मूवी आई, वो भी हमारे हरिद्वार चीला पावर हाउस पे शूट हुआ था। तो हमारी फायर सर्विस की यूनिट गई थी वहाँ पे गाड़ी बारिश करने के लिए। तो अब जब वहाँ पे हुए, अभिषेक जी से मुलाकात हुई, रानी मुखर्जी भी थी, तो वो बोले कि सर यूनिट है तो कुछ उनको आर्टिस्ट की ज़रूरत थी। तो उन्होंने हमें इतनी जानकारी भी नहीं थी, तो तब उन्होंने ले लिया था। तो उस मूवी में मैंने काम किया है। मतलब आपको अपने आप ही चांस मिलते गए? हाँ, तब तो मिलते गए, लेकिन फिर बाद में मुझे इस बारे में रुचि हुई, तो फिर कोई ऐसा मौका नहीं मिला। फिर उधर से पोस्टिंग हमारी इधर अपना यूपी में हो गई, राज्य अलग हो गए थे। तो उसके बाद में बीच में काफ़ी गैप रहा। फिर मैं जनपद मेरठ में आया। तो यहाँ पे एक स्टूडियो था, A1 स्टूडियो। उन्होंने मुझे देख के मिलने गए शमशाद जी। उन्होंने बोला कि सर आप लुक वाइज और हाइट पर्सनैलिटी है, तो मैं आपको लेके कुछ एल्बम्स बनाना चाहता हूँ। मैंने ठीक है। तो मैंने एल्बम्स की। तो जब लोगों ने देखा, तो मुझे फिर कुछ लोगों ने मिसगाइड किया कि आप पुलिस में हैं और आप ऐसे वर्क कर रहे हैं, तो ये आपकी लिए गलत हो सकता है। तो उसके बाद में मैंने क्या किया कि मैंने परमिशन ली। तो फिर मैंने अपने जो उच्च अधिकारी होते हैं, SSP साहब, तो मेरी पहली परमिशन श्रीमती मंजिल सेन जी ने की थी, दूसरी परमिशन अजय साहनी जी ने। तो ऐसे परमिशन लेने के बाद में मैं फिर इस एक्टिंग लाइन में मुझे फिर मतलब काम करने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ रही है सब? हाँ जी, परमिशन इसलिए लेनी पड़ती है क्योंकि एक पुलिस विभाग है, और इसमें परमिशन में 3-4 चीज़ें बहुत मेनली होती हैं कि हमें कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिससे वर्दी गरिमा को ठेस पहुँचे जी। और जो कुछ उससे मिलता है वो मैं सोशल में, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो मुझे एक्टिंग लाइन से पैसा मिलता है या कुछ मुझे जो धनराशि मिलती है, वो गरीब बच्चों के लिए, वृद्धाश्रम के लिए, और या एक ब्लाइंड स्कूल है हमारे मेरठ में, तो वो उनके लिए होता है। चलिए बहुत बढ़िया, क्लैपिंग सर के लिए। बहुत अच्छा लगा ये सुन के। और सर अभी हम आपको थोड़ा सा रोकेंगे। हम चाहते हैं कि जैसे हमारी इतनी अच्छी बातें चल रही हैं, बीच में एक चाय हो जाए। क्या आप पीना चाहेंगे सर? हाँ, चाय तो चाय पिलाते हैं आपको डॉक्टर चाय वाला के हाथ की, ID स्टोरी की चाय। हाँ हाँ, हमारे पास है ना। डॉक्टर है या चाय वाले? डॉक्टर चाय वाला। आपके लिए डॉक्टर चाय वाला हमारे चाय लेके आए हैं। डॉक्टर साहब, चाय पीछे, सर पीछे बैठे हैं, चाय यहाँ देनी है। आप कहाँ जा रहे हैं? ये लीजिए स्पेशल चाय। हाँ, आपके हाथ क्यों काँप रहे हैं? आज थोड़ी हमारी तबीयत खराब है, तबीयत ढीली है ना, आज हमें सुबह से ठंड लग रही है। अच्छा, कोई नहीं, आप अपना रोल जो है आपका चेक करिए सर को। और आज आप चाय ऐसे ही पिला दीजिए। आज साहब आए। अरे जय हिंद साहब, डॉक्टर चाय वाले की चाय, स्पेशल चाय पीजिए सर। सर चेक कर लीजिए प्लीज। वैसे साहब हमको देखने में सही लग रहे हैं, फिर भी आप कहते हैं तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो तुम्हारे आखिरी बात है, तुम डॉक्टर है मरीज? हम चेक कर रहे हैं। वो क्या है ना, हमें सुबह से सर्दी लग रही है, सर्दी।
ऐसा क्या? सुनिए सुनिए सुनिए, आप ऐसा कीजिए, हमारे थाने आइए, हम आपको अपनी चाय पिलाएंगे तो आपके ठंड और कपकवाहट दोनों दूर कर अरे देंगे। नहीं साहब, वो क्या है ना, आज तो हमें थोड़ी तबीयत खराब है, नहीं नहीं आज फंस गए चाय आज में। दवाई लेना भूल गए हम। नहीं, हम दवाई दे देंगे, दवाई अच्छी से देंगे। अब तो ठीक है, हम जाते हैं साहब, आप चाय पीजिए तब तक, आप सर, एंजॉय कीजिए। अच्छा उठाई साहब, उठाई देनी पड़ जाएगी सर। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद सर। तो सर चाय लीजिए प्लीज। अरे तो सर कैसी लगी आपको चाय? चाय बहुत अच्छी थी। ओके, सो जैसी चाय गर्म थी ऐसी हमारी गर्मा गर्म बातें चल रही हैं जी। अभी हम जानना चाहते हैं सर, अब जो अभी हाल फिलहाल में आपने कोई मूवी की है या कोई एक्टिंग का? हाँ सर, मैंने अभी एक गैंगस्टर वेब सीरीज है जिसमें आशुतोष राणा जी हैं, अभिमन्यु हैं, मुकेश तिवारी जी हैं और शत्रुघ्न सिन्हा जी भी हैं। मैंने उसमें कैरेक्टर किया है। और वैसे तो मैं पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरे इस कैरियर की जो आज मैं इस मुकाम पर हूँ उसका क्रेडिट सिर्फ 2 लोगों को जाता है। जी बताएं। वैसे तो लोग बहुत हैं, नाम बहुत लिस्ट लंबी है, तो लेकिन मुझे मेरी एक फ्रेंड है हमारी, वो कनाडा में है, वैनकूवर में। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि अगर आपको ये इस लाइन में इंटरेस्ट है तो एक अच्छे लेवल का काम कीजिए। पहले मैं यूट्यूब बड़ा प्लेटफॉर्म है हालांकि, लेकिन एक बड़े पर्दे के लिए उन्होंने मुझे बताया कि आप मुंबई जाइए। तो फिर मैं यहाँ से अपने विभाग से परमिशन लेकर, छुट्टी लेकर मैं हर साल 1 महीने के लिए मुंबई जाता हूँ। वाह। तो मुंबई में मैंने ह्यूमन वेब सीरीज की डिज्नी हॉटस्टार पे, कलर्स पे आता है एक पिंजरा खूबसूरती का सीरियल, वो किया, रुतबा मूवी की, और सावधान इंडिया के 2-3 एपिसोड किए, और भी कहीं एक क्राइम सीरीज थी तो उसमें मैंने काम किया। तो इसका क्रेडिट कविता जी को जो कनाडा से हैं, और एक काशिफ हाशमी जिन्होंने मुझे ये मानिए कि उनका शूट होता था, बहुत अच्छे एक्टर हैं वो, और जितने अच्छे एक्टर हैं उतने अच्छे इंसान भी हैं। तो वो जब उनका शूट होता था तो मुझे अपने साथ लेके जाते थे। उनका होता था तो मुझे साथ में, वो जो प्रोड्यूसर या जो होते थे उनको बोलते थे कि सर इनके लिए भी, तो कैरेक्टर मेरा निकल जाता था। तो उनकी वजह से मैं आज एक बहुत अच्छे लेवल पे मैं आज कर रहा हूँ काम। तो उनका मैं अब वो हालांकि देखेंगे ज़रूर। तो कविता जी के लिए और काशिफ हाशमी जी के लिए दिल से शुक्रिया है, थैंक यू सो मच। नहीं, आपने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, अभी तक मैं सुन के हैरान हूँ। और कविता जी, काशिफ हाशमी जी, मैं आपसे मिला तो नहीं लेकिन सुनकर लग रहा है जिस तरह से बता रहे हैं परवीन सर कि आपने कितनी हेल्पफुल उनकी मतलब हेल्प की है, और आप बहुत हेल्पफुल हैं। थैंक यू सो मच कि आपने एक हीरे को तराशने का काम किया है। और कभी लाइफ में आपसे भी मुलाकात होगी, हम भी चाहेंगे कि आप भी कभी हमारे मंच पर आएँ। और बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं सर। मैं ये जानना चाहता हूँ अभी हाल फिलहाल में आप क्या कर रहे हैं सर एक्टिंग लाइन को लेके? एक्टिंग लाइन में सर अभी क्या है कि अभी 2-3 वेब सीरीज हैं। एक इत्र और कट्टा के नाम से है वेब सीरीज, जो अभी जनवरी में स्टार्ट होगी। उसमें संजय मिश्रा जी हैं, और विजय राज जी हैं, रजा मुराद जी हैं, रवि किशन जी हैं, और गुलशन पांडे जी हैं, और उसमें मैं भी एक कैरेक्टर कर रहा हूँ बहुत अच्छा। तो फिलहाल ये है, एल्बम्स वगैरह हैं, बाकी इनके साथ साथ ड्यूटी भी है। तो इतने सारे दिग्गज लोगों के साथ, दिग्गज कलाकार के साथ आप काम कर रहे हैं सर, तो आपका एक्सपीरियंस सबसे बेहतर किसके साथ, मतलब जो एक्टिंग में आपने रियल में उनको देखा एक्टिंग करते हुए, तो कौन बेस्ट लगता है आपको? देखिए, मैं इंस्पायर हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी से, उनसे मैं मिला हूँ। ग्रेट और ग्रेट पर्सन। फेस टू फेस मिला, मैं उनसे 2 बार मिल चुका हूँ। जब उनके घर पे गए थे, एक सनी एंटरटेनमेंट के जो हैं राजीव जी, उनके माध्यम से। तो उन्होंने मुझे बताया था, उनको जब पता चला कि पुलिस विभाग में और एक्टिंग भी करते हैं, तो उन्होंने बताया था कि मुझे एक्टिंग करते समय ना, जो आपको कैरेक्टर दिया जाता है आप उसको फोकस कीजिए, सामने वाले को छोड़ दीजिए। अगर सामने वाले को आप सोचोगे कि ये मुझसे बड़ा एक्टर है या कुछ भी है, तो वो जो आप करना चाह रहे होंगे वो नहीं कर पाएंगे कभी भी। आप अपना बेस्ट दीजिए बस। तो वैसे वो मतलब ग्रेट पर्सन है नवाज़ भाई। मैं मिला उनसे, मैं भी ऐसी घर पे मुलाकात हुई थी जी। मतलब बहुत लाइटली, मतलब आराम से बात करते हैं, ये उनके अंदर एटीट्यूड नहीं है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब घर पे गए ना उनके, तो ये मानिए कि उन्होंने हमें खाने पीने को कुछ ज़्यादा नहीं पूछा, तो बल्कि बहुत नॉर्मल तरीके से बताया कि खिचड़ी बनी है आज हमारे यहाँ पे, तो सर आप सब लोग खिचड़ी खा कर जाएंगे, ये मानिए। मतलब बहुत नेचुरल रहते हैं, मतलब बहुत अच्छा नवाज़ भाई आपके लिए, और ग्रेट पर्सन है। अच्छा, आप इतने सारे एक्टर्स के साथ जैसे काम कर रहे हैं सर जी, मैं
उनके बारे में जानना चाहता हूँ, मतलब है तो सब दिग्गज कलाकार जी। आपको कैसा फील होता है? आपको डर लगता है या आप एकदम खुल के काम करते हैं, या कुछ वो लोग आपको प्रोत्साहन कुछ देते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं डरने का तो पहले होता था, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब पे काम करने का और मुंबई काम करने का बहुत अलग है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि एक कैमरे से या 2 कैमरे से शूट होता है। मुंबई में क्या होता है कि 4-4 5-5 कैमरों से एक साथ शूट होता है। और उसमें बस एक यही रहा है मुझे कि मुझे जो दिया गया है मुझे अपना अच्छा करना है, मुझे अपना बेस्ट देना है, और आज उसी पे हूँ। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मेरा क्या सभी का एक सपना है अमिताभ बच्चन जी से मिलने का। तो मैं एक बहुत अच्छी घटना रही है कि मैं अमिताभ बच्चन जी से 2 बार मिल चुका हूँ। वो हरिद्वार आए थे अपनी माता जी के अस्थिया विसर्जन करने के लिए, तो मेरी ड्यूटी उन्हीं के पास में लगी थी। ग्रेट। और ये मानिए कि मैं अमित जी को उनके कमर में हाथ डाल के उनकी गाड़ी तक मैं उनको छोड़ने गया था। तो मेरी लाइफ के एक बहुत बड़ा ड्रीम था वो कि मुझे सामने से देखे, लेकिन उनको छूने का, या मतलब एक होता है इंसान को, तो वो मुझे मेरा पूरा हुआ। वाह। तो लेकिन एक चीज़ मैंने अभी नोटिस की कि आप लुक वाइज मुझे अमिताभ बच्चन जी में ही लग रहे हैं। हेयर स्टाइल से लेके और आपकी बॉडी लैंग्वेज। हाँ, क्या आप मतलब फैन हैं या फॉलो करते नहीं, मैं बहुत बड़ा फैन उनका। ये मानिए कि मेरे घर में अगर कोई मूवी चल रही है और अमिताभ जी की, चाहे वो सूर्यवंशम ही आ जाए सूर्यवंशम, तो वो सोनी पे हर दूसरे तीसरे, चाहे वो मैं कितनी भी बार, लेकिन अमिताभ जी की पिक्चर। वो डायलॉग से साथ साथ ना ड्रेस भी याद हो गई है, कौन से कैरेक्टर में किसने कौन सी ड्रेस पहनी है। बट अमिताभ जी की पिक्चर है, उसके डायलॉग जैसे अभी ये मानिए कि एक शोले मूवी उनकी ऐसी है कि उनके हर कैरेक्टर को, पब्लिक को सब के डायलॉग याद है। तो जब तक ये सूर्यवंशम नहीं होगी ऐसा, तो तब तक ऐसा चलता रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा ये सुन के। तो सर, आप कुछ अमिताभ जी की आवाज़ में या एक्टिंग में कोई डायलॉग सुना सकते हैं? देखिए, उनकी आवाज़ का तो मैं बताऊं कि कॉपी बहुत लोग करते हैं, नहीं कर सकता उनके जैसा, तो खैर नहीं कर सकता कोई भी, क्योंकि जो आज हैं वो अपनी आवाज़ के उससे ही पहचान में है। बिल्कुल। और मैंने उनके इंटरव्यू में पढ़ा था कि उनको एक रेडियो चैनल से उनको मतलब निकाल दिया गया था आवाज़ की वजह से ही, और आज आवाज़ की वजह से उनकी पहचान है। बिल्कुल। तो मैं कभी कभी कर लेता हूँ, क्योंकि अपने विभाग में कभी कभी कहल देते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति। तो मैं एक छोटा सा बताना चाहूँगा कि अगर कुछ लगता है तो। बिल्कुल, जानना चाहते हैं। देखिए देवियों सज्जनों, मैं ये आपसे ये बताना चाहूँगा कि आज मैं जो ये सादिक भाई हैं, मैं आज इनके शूट पे आया हूँ, जो ये आईडी स्टोरी के नाम से है। और मैं बहुत अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज मैं इनके शूट पर आया हूँ। और मैं आप सभी लोगों से चाहूँगा कि इनके लिए शुभकामनाएं दें, इनके लिए अपना आशीर्वाद दें कि हमेशा आगे बढ़ें, उन्नति करें और हमेशा तरक्की करें, बस। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सर। अरे बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब कहीं कहीं तो मुझे लगा बिल्कुल अमित जी बात कर रहे हैं। अमित सर, मतलब वॉइस में आपकी है वो बात थोड़ी। जी सर, वो कभी कभी जब हम माइक पे होते हैं या इको होती है तो थोड़ा बहुत मतलब मैच कर जाता है। तो मुझे अपने आप को बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि अभी हमारे जो व्हाट्सअप ग्रुप हैं या सोशल मीडिया चल रहा है, तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि किसी का बर्थडे विश करना होता है, तो मुझे कभी कभी बोल देते हैं कि सर वो प्लीज़ अमिताभ जी की आवाज़ में, तो उनको विश करना पड़ता है। तो बिल्कुल। अच्छा लगता है मुझे अपने आप को कि मैं कहीं ना कहीं उससे उनसे जुड़ा हुआ हूँ, किसी भी उससे, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है। अच्छा, अभी जैसे आप जॉब करते हैं सर और एक्टिंग भी करते हैं, दोनों चीज़ों को मैच करना मतलब बहुत भारी बात है, बहुत मुश्किल होता है। और जॉब भी आप ऐसे करते हैं फायरमैन की, तो उसमें बहुत मतलब आपको, आपने बताया इमरजेंसी में एकदम निकलना पड़ता है, क्योंकि लोगों की जान बचानी होती है, सारे काम होते हैं। और आप एक्टिंग लाइन को भी, दोनों को मतलब कैसे मैच कर लेते हैं? मिसमैनेज भी तो होता होगा कभी कभी। सादिक जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पे एक गलत हैं, क्योंकि मैं 2 चीज़ें नहीं करता हूँ। मैं आपको और सरप्राइज़ कर दूँ कि मैं 4 चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है मुझे। जैसे 4 चीज़ें मैनेज क्या करनी पड़ती है? पहले मेरा जॉब हो गया, जो मेरे लिए सर्वोपरि है जी। इससे ज़्यादा मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं आपको बता दूँ। तो जॉब हो गया, उसके बाद मेरी फैमिली हो गई, परिवार जी। क्योंकि इन सब के साथ साथ में परिवार की जिम्मेदारियां, मैं समझता हूं कि इंसान को कुछ भी काम करे, कोई भी काम करे, अपने परिवार को नहीं भूलना चाहिए और अपने परिवार के लिए जो जिम्मेदारियां हैं उनसे विमुख नहीं होना चाहिए। तो परिवार की जिम्मेदारी, तीसरा फिर एक्टिंग लाइन, ये मेरे अपने मतलब माइंड मेकअप के लिए, ये मानिए कि मुझे शौक है, इससे मैं अपने आप को एक्टिव और एनर्जिक फील करता हूँ। और चौथा हो गया सोशल।
क्योंकि जो इससे जो पैसा मिलता है उसको हम सोशल में कैसे करते हैं। और पिछली सर्दियों में हमने क्या किया था कि गरीब बच्चों को या जो रोड पे लेटे रहते हैं उनके लिए कंबल्स वगैरह दिए। और अब गर्मियों में हमने करने का क्या सोचा है, जो आने वाली गर्मियां हैं उसमें मैं हूँ और कुछ टीम के लोग हैं कि पूरी गर्मियां हम लोग जो रोड पे कोई भी नंगे पैर दिखाई देगा, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, तो कोई भी हो, कोई भी नंगे पैर दिखाई देगा तो उनके लिए हम चप्पलों का या जूते का जो भी है वो व्यवस्था बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। मतलब ये आप इतनी सारी चीज़ों को मैनेज करके चलते हैं। हाँ सर, इसीलिए नाम मेरा यहाँ पे जो मेरठ के लोगों ने, मेरठ की पब्लिक ने नाम मेरा चुलबुल पांडे रखा है। मैंने भी वही सुना है कि चुलबुल पांडे आपका नाम रखा हुआ है और आप में वो दम भी है। जैसे आप बात कर रहे हैं तो मुझे बहुत लोगों से सुनने को मिलता था पहले, लेकिन अभी आपने इतनी सारी चीज़ें मुझे बताई हैं ना, इसके बारे में मुझे भी नहीं पता था। तो हमारे माध्यम से जो आपने बताई हैं वो शायद आईडी स्टोरी के मन से बहुत सारे लोगों तक वो जानकारी पहुंचेगी। एक तो सबसे पहले आपकी जो पुलिस सर्विस है उसके बारे में लोग सतर्क होंगे। दूसरा फैमिली है, जॉब है, स्ट्रगल लाइफ है अपनी शौक के लिए, और सोशल वर्किंग भी आप करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना, कभी कभी लोग ऐसे सोचते हैं कि ये मैं नहीं कर सकता या हम क्या क्या करें, लेकिन आप इतनी सारी चीज़ों को मैनेज करके चलते हैं तो बहुत बड़ी बात है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे मंच पे आए, इतनी सारी बातें हमसे शेयर की, और हम चाहेंगे आगे भी आपको बुलाएं, बहुत सारी बातें करें। और बस एक छोटी सी बात और मुझे बताइए सर, हर इंसान का एक ड्रीम होता है, एक एम होता है, आपका क्या ड्रीम है सर? ड्रीम मेरा, मैं आपको बिल्कुल दिल से बताऊं, मेरा ड्रीम हमेशा ये रहा है कि मैं हेल्पफुल, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि मुझे हेल्पफुल रहना, कि किसी के लिए हेल्प करना। क्यों, अगर आदमी अगर रात में बिस्तर पर लेट रहा है, रात के टाइम पूरे दिन में 24 घंटे में, तो 24 घंटे में कोई ना कोई ऐसा काम कि 12 घंटे सोने के हो गया, जो कुछ भी है, तो आदमी को लेटते समय, इंसान को अगर बिस्तर पर लेटा तो उसको पूरे दिन का माइंड मेकअप करके सोचना चाहिए कि मैंने पूरे दिन में क्या अच्छा काम किया है। बिल्कुल, कुछ ना कुछ काम, चाहे वो किसी की हेल्प करना हो, किसी को खाना खिलाना हो, चाहे कुछ भी हो। तो मेरा हमेशा ये रहा है कि मैं लोगों को जितना मेरे से हो सकता है मैं उनके लिए हेल्प करूं और मदद करूं, क्योंकि ये जो हमारी ड्यूटी है, हमारा जॉब है। मेरे पापा ने मुझे बताया था कि बेटा, बड़ों का आशीर्वाद ही हमारे बुरे समय को टाल देता है, लोगों की दुआएं और ये अच्छे काम ही हमारे बुरे समय को टाल देते हैं। बिल्कुल, बहुत गहरी बात कही है आपने। सो परवीन जी, ऐसे ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए और मंच साझा करते रहिए हमारे साथ, ताकि लोग अवेयर होते रहें। और आप हैं हमारे मंच पे, थैंक यू सो मच। हाँ। फिर और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा जाते जाते, कि मैं, आपने भी पर्सनैलिटी के बारे में जो पूछा था, तो मैं आपको आज एक और शो कर दूं कि मैं आज तक अपनी लाइफ में कभी दारू, कभी सिगरेट, कभी स्मोक ड्रिंक वगैरह, गुटखा वगैरह कुछ नहीं किया है। और मुझे दूध, घी, मट्ठा, जूस पीने का मुझे बेहद शौक है, देसी फ्रूट्स वगैरह। एकदम। हाँ जी, तो मैंने कभी कोई ड्रिंक नहीं किया है। तो मैं आपके चैनल के इसके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ये जो चीज़ें होती हैं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, तो इन चीज़ों को कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। अब एक बात सोचिए कि जिस चीज़ पे खुद कंपनी जो बना रही है उस पर ही खुद लिख रही है कि ये चीज़ हानिकारक है आपके स्वास्थ्य के लिए, और उसी को तो क्यों खाना? नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा मैसेज है आपका। बाकी सब लोग अवेयर रहिए, ये सब चीज़ें नहीं करिए। और परवीन सर को देखिए, कितने हट्टे कट्टे हैं, इनकी पर्सनैलिटी देखिए, तो सब लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और थैंक यू सो मच सर, आप आए हमारे मंच पे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।